हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों की तह तक खुद पहुंचने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अभी जिस तरह से किसान आंदोलन दिल्ली के सीमाओं पर, बल्कि इसे बॉर्डर कहना बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो रहा है, उस पर जिस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, उसमें बहुत नई बातें आई हैं। इसके अलावा सरकार दो कदम आगे बढ़ती है, कहीं ऐसा लगता है एक कदम पीछे हटती है। लेकिन अभी हालात बहुत ही कशीदा हैं। नहीं मालूम कब क्या सूरत हाल बनेगी, किस तरह से वाकयात आगे मोड़ लेंगे। इन सब वाकयात को समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के। रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड शुक्रिया। में। आप बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नए किस्म का तजुर्बा है। मुझे भी एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म करते हुए हो गया, बहुत से प्रोटेस्ट देके, बहुत से आंदोलन देके। आपने भी एक लंबा, आपका भी तजुर्बा है। आप इस नए जो कुछ वाकयात हो रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। मुल्क में जमहूरियत की जड़ें जितनी गहरी हुई थी, आज वो जड़ें उतनी ही कमजोर होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, जहां तक किसानों के मुतालबात का ताल्लुक है, उनके बहुत वाज़ेह मुतालबात हैं और वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं कि वो तीनों बिल वो अपने खिलाफ समझते हैं और एमएसपी का बिल चाहते हैं। ये एक पार्ट है कि एक डेमोक्रेसी में एक डिमांड रखने का राइट हर तबके को होता है, कानून साजी को लेके एतराज़ात करने का हक हर एक को हासिल होता है, लेकिन वो एक पार्ट बन गया। लेकिन अब डेमोन्स्ट्रेशन करना और डेमोन्स्ट्रेशन के का एक मखसूस अंदाज इख्तियार करना और फिर उसको सरकार की जानिब से रोकने की जो तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, ये बिल्कुल एक दूसरा पार्ट और एक नया चैप्टर है जो इस मुल्क में खुला है। आप ये इस पे गौर कीजिए कि जो कोबरा वायर यूज किए जा रहे हैं हमारे मुख्तलिफ रियासती बॉर्डर्स के ऊपर, पंजाब और दिल्ली और यूपी और दिल्ली के हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर्स पर, ये कोबरा वायर कहाँ से आए हैं? ये कॉन्सेप्ट कोबरा वायर का मिला कहाँ से है? या जो नेल स्टैंड रखे जा रहे हैं और जमीनों में नेल्स गाड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े नेल्स इन बॉर्डर्स पे, हमने पिछले 72 साल के आजाद हिंदुस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े एहतजाजात देखे हैं। यानी आपको इमरजेंसी का एहतजाज याद होगा, 1 करोड़ लोग पूरे मुल्क से मूव करके आए थे जो है जयप्रकाश नारायण के जमाने में। और उसके अलावा जाने कितने, यही इन किसानों में ने 5-10 लाख की तादाद में 15 दिन तक बोट क्लब को घेर के रखा था महेंद्र सिंह टिकैत की कयादत में। सिखों के मूवमेंट हुए, मुसलमानों ने किए, शाहीन बाग का मूवमेंट हुआ, कितने बड़े बड़े, लेकिन कहीं भी ये कोबरा वायर इस्तेमाल नहीं हुआ, ना इस किस्म की नेलिंग हुई, ना कहीं पर सड़कों पर गड्ढे कायम किए गए मूवमेंट को रोकने के लिए। अब हिस्ट्री क्या है कोबरा वायर की? कोबरा वायर सबसे पहले इस्तेमाल किया इजराइल ने, फलस्तीनियों के तहरीक मुजाहिमत को रोकने के लिए इसराइल ने इस्तेमाल किया। ये नेल्स इसराइल ने इस्तेमाल किए। फिर उनको मारने के लिए आखिरी स्टेप में उन्होंने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। वहां से हमने इंपोर्ट किया कश्मीर में, और कश्मीर में वो कोबरा वायर कम से कम 30 साल से कोबरा वायर चल रहा है, और यही नेल्स का वहां पर और पैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ। तो ये आम तौर पर टेररिज्म को रोकने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो हैं ये जो अब दिल्ली में किसी जमहूरी मूवमेंट को, एक डेमोक्रेटिक पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट को रोकने के लिए वो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है और वो तरीके इस्तेमाल किया जा रहे हैं जो टेररिस्ट को रोकने के लिए होते। तो ये एक मैसेज है, एक लेसन है। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा है कि अब अवाम और सरकार के बीच जमहूरियत की बजाय एक दीवार खड़ी कर दी गई है, क्योंकि बॉर्डर पे बाकायदा दीवार की तामीर की गई है यूपी और दिल्ली में, और दिल्ली से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, कोई व्हीकल नहीं जा सकती बॉर्डर की तरफ, और दीवार खड़ी कर दी। तो ये दीवार जो है और ये कोबरा वायर जो है, ये एक्चुअली सरकार
और अवाम के बीच खड़ी की गई दीवारें और कोबरा फेंसिंग है, जो यकीनी तौर पर एक नई, हम 70 साल की जमहूरियत है और 70 साल की जमहूरियत एक को हम कह सकते हैं नई नवेली जमहूरियत है। तो उस जमहूरियत में ये गैर जमहूरी जो अंदाज है, इसे दमन कहा जाता है। और ये सिर्फ फस्तायत, जितनी दुनिया की फस्ताई ताकतें हैं वो इस किस्म का दमन का इस्तेमाल करती हैं। और हुकूमत ने बहुत साफ ये इशारा दे दिया है कि वो किसी हद तक भी जा सकती है किसानों के मूवमेंट को इस तोड़ने के लिए, लेकिन वो बिलों को, कॉरपोरेट के अपने शिकंजे को अपने ऊपर से कमजोर नहीं होने देगी। अच्छा, ये जो आपने फिलिस्तीन वाली बात कही, अ, फिलिस्तीन में इस्तेमाल हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ कश्मीर में हुआ, तो ये बहुत लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इज़राइल से हमारी सरकार बहुत कुछ सीख रही है। और मुझे याद है जब पहली बार एल के अडवाणी इज़राइल गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम वहाँ ये सीखने जा रहे हैं कि आतंकवाद को कैसे मिटाया जाए। तो ये आतंकवादी किसान अगर सरकार की नजर में हैं, जिनकी तादाद 70 से 80% पूरे हिंदुस्तान में है, अगर उनके दरमियान इतनी बड़ी नफरत की खाई उनके और सरकार के बीच में होगी, तो आखिर मुल्क का क्या होगा? देखिए, मुल्क मुल्क तो रहेगा। मुल्क में जमहूरियत की जड़ें कमजोर हो रही हैं, फस्तायत बढ़ रही है। और जो लोग सरकार में बैठे हैं, अब बदकिस्मती ये है कि सरकार में आके वो लोग बैठ गए कि जिन्होंने इंडिया के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कभी एहतराम नहीं किया, हमारे तिरंगे का कभी एहतराम नहीं किया, हमारे राष्ट्रीय गान का कभी एहतराम नहीं किया। पूरे मुल्क की जो पॉलिसी रही है पिछले 70 साल में, उसको वो खारिज करते रहे हैं। तो ये खारिजी जो तबका है, मुल्क का खारिजी तबका, वो हुक्मरान तबका बन गया है। और इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके बैकग्राउंड में क्रिमिनल्स रहे हैं। तो एक क्रिमिनल्स का एक बड़ा तबका जब हुकूमत में बैठ जाएगा, तो उसका जो सोचने का अंदाज होता है वो ये होता है कि हमारे अलावा जो कोई भी जो बात कह रहा है वो सिर्फ गलत हो सकती है और उसको हर कीमत पे रोकना है, चाहे इसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़े। और वो किया जा रहा है। तो 80% इस मुल्क के अवाम की आवाज को दबाने के लिए जितने पुरतशद्दुद तरीके हो सकते हैं, वो ये सरकार इस्तेमाल करने के लिए उसका मन बना रही है। कल भी कहा, खालिस्तानी तो कहा ही गया था बिल्कुल शुरू में, 26 नवंबर को ये लोग आए थे, 26 नवंबर से यही खालिस्तानी कहा गया। फिर उसमें कुछ और नक्सल, अर्बन नक्सल भी कहा गया कि वो जोड़े गए। और अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कल के स्टेटमेंट आए हैं, कल और परसों में, उसमें तो उन्होंने और ज्यादा वाज़ेह तौर पर ये कहा कि ये जो लोग हैं, ये किसानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये एक तशद्दुद बपा करने के लिए, मुल्क की हुकूमत को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं और गैर ममालिक से इनको ताउन मिल रहा है। अब देखिए, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। इस ग्लोबल विलेज में ये खबर को आप दबा नहीं सकते, सारी दुनिया में जाती है। और दुनिया अगर देख रही है कि हिंदुस्तान अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को किस तरीके से रोक रहा है, तो तनकीद तो की जाएगी। और सारी दुनिया कर रही है। तो आप उसको ये भी चाहते हैं कि आप दुनिया में भी आप अच्छे बने रहें और यहाँ पर आप आवाज को भी दबा दें। ये मुमकिन नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है, मुझे मुल्क की जमहूरियत पर, मुल्क के लोगों पर, मुल्क के अवाम पर। हमने इमरजेंसी को भी टॉलरेट किया है और इमरजेंसी को नाकाम किया है सिर्फ 19 महीने के अंदर, और जमहूरियत को बहाल किया है। इस मुल्क ने वो मामला सन 76 का देखा है और उससे लड़े भी हैं और उससे निकले भी हैं। ये मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो ये बता रही है कि अब बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और ताकत के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ताकत का दिखावा है, ताकत नहीं है। अभी आप देखिए, वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा शुरू हो गया है, जो पहली बार हो रहा है। ये अगर आगे बढ़ा तो सरकार तो राजीव गांधी की 400 एमपी वाली सरकार भी गिर गई थी, ये सिर्फ 300 एमपी वाली सरकार है। तो आप देखते रहिए, किसानों का मूवमेंट अवामी मूवमेंट है और अवाम के सैलाब के आगे तशद्दुद के करने वाले बड़े बड़े बादशाहों के सर जलील और नदामत का शिकार हुए हैं। ये तो सिर्फ 300 एमपी की हुकूमत है। अच्छा, दिल्ली के आसपास के इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वहां लोग ना पहुंचे, इसके लिए दिल्ली की तरफ जो बॉर्डर पे किया वो तो किया ही गया है। इसके अलावा
बिहार की हुकूमत ने, वहां की पुलिस ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा है कि जो लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको पासपोर्ट नहीं होंगे, पुलिस उनको वेरिफिकेशन नहीं देगी, यानी उनकी डे टू डे जिंदगी जो है वो बहुत ही सख्त हो जाएगी। इसके अलावा यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बाकायदा लोगों को किसान घर से ना निकलें, अभी गांव से नहीं निकले उससे पहले उनसे बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं लाखों रुपए के, कि अगर आप गए तो ये इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये खुद इतनी शिद्दत जिसमें हो गई डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करने की, तो ये आखिर कहाँ ये सैलाब रुकेगा, क्या होगा? क्योंकि इस वक्त वेस्टर्न यूपी, खासतौर पे गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे अहम प्रोटेस्ट चल रहे हैं जब से नरेश टिकैत ने अपील की, और उनके बहुत ही इमोशनल अपील पर फौरन लोग बहुत तेजी से वहां पर पहुंचे, हरियाणा और पंजाब वगैरह से भी और दूसरी रियासतों से भी। तो आखिर इन रियासतों में इतनी सख्ती सरकार की तरफ से की जा रही है, आखिर क्या होगा इसका? देखिए, ये यही मैंने अर्ज किया, ये इमरजेंसी से ज्यादा बदतर सूरत हाल है। इमरजेंसी में तो डिक्लेयर्ड था कि इमरजेंसी है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से ज्यादा पूरे तौर पर हिटलर के नक्शे कदम पे चला जा रहा है। आपको उत्तर प्रदेश में जान के हैरत होगी कि जितने एक्टिविस्ट हैं, जो लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट हैं, दूसरे जो भी जमीन पर जमहूरियत की आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको ऑफ द रिकॉर्ड वो सब हाउस अरेस्ट हुए हुए हैं। कुछ रिपोर्ट सिर्फ छन के आई हैं, वरना बताया भी नहीं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में जो एक्टिविस्ट हैं, जो मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं, उनके घरों पर पुलिस के सादा वर्दी में पुलिस के पहरे हैं, उनको अपने घरों से निकलना नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। और इसी तरह हरियाणा, आपने बिहार का जिक्र किया, बीजेपी रूल स्टेट मुल्क में जितनी भी है, वो किसानों के इस पुरअमन एहतजाज को रोकने के जितने ताकत हो सकती है वो इस्तेमाल कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी देख रहे हैं कि इतनी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद सिंघू बॉर्डर से या गाजीपुर बॉर्डर से आवाम का जमे गफीर कम नहीं हुआ है। लोग किसी न किसी तरीके से बाहर दूसरे रास्ते इख्तियार करके, गांव के पगडंडियां इस्तेमाल करके बाहर निकल रहे हैं और वहां मुस्तकिल पहुंच रहे हैं। तो अगर इस मुल्क के अवाम ने बिल्कुल अवामी सतह पर बेयारो मददगार, लाचार और मुफलिस और मफलूक होते हुए भी अंग्रेजों से जंग लड़ ली, उनकी गोलियां और उनकी कैद और उनके फांसी के फंदे बर्दाश्त करके अंग्रेजों को आखिरकार बाहर निकालने पे मजबूर कर दिया, तो मोदी सरकार की क्या हैसियत है आप समझ सकते हैं। तो ये जितना बड़ा ये कर रहे हैं, ये जमहूरियत तो हरगिज नहीं है। जमहूरियत को पूरे तौर पर कर्टेल कर दिया गया है इस मुल्क में, और फासिज्म के जितने पैरामीटर्स होते हैं, और बदकिस्मती से ये सारे सबक हमने इजराइल से सीखे हैं, बिकॉज इजराइल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेटर स्टेट है, सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशंस के 77 रेजोल्यूशंस इसकी तायद में मौजूद हैं कि जंगी जराइम का इर्तकाब करने वाला और डेमोक्रेसी को कर्टेल करने वाला मुल्क इजराइल है। 77 रेजोल्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, और वो आज हमारे देश का पॉलिटिकल गुरु बना हुआ है। और जो आपने अभी जिक्र किया था 2003 में जब लाल कृष्ण आडवाणी गए थे, तो एमओयू साइन करके आए थे टेररिज्म से लड़ने के लिए, और तब से मुसाद और हमारी आईबी मिलके काम करती है। मिलिट्री की भी हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, इजरायली मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री की। और जितनी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इजराइल से सबक लेती हैं, वहां जाती हैं, बाकायदा ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो जो भी इजरायली तरीकाकार होता है वहां, और देख लीजिए इजरायली जमहूरियत का क्या हाल है, हर हर कोई भी पार्लियामेंट वहां मुकम्मल नहीं हो पाती, कभी भी वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई, हमेशा वहां फ्रैक्चर, और अभी भी वो केयर टेकर है, वहां की पार्लियामेंट गिरी हुई है। तो अगर ये इजराइल से सबक सीखना है तो फिर देखें कि इजराइल में जमहूरियत का क्या आलम है। तो वही आप अगर इस मुल्क को भी कर रहे हैं तो ये देशद्रोह के खाने में आता है, ये देश प्रेम की गतिविधि नहीं है, ये देशद्रोही। से मैं कहता हूं कि सरकार में अगर हुंडे जाके बैठ जाएंगे तो जमहूरियत का सत्यानाश हो जाना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने शुरू में भी और आखिर में भी बाकायदा इजराइल का जिक्र किया, और
मैं तो अक्सर अपने दर्शकों से कहता हूं कि जहां भी अमेरिका और इजराइल दोस्त के तौर पर पहुंचते हैं, उस मुल्क को तबाह करते हैं। दुनिया की तारीख अगर हम देख लें, समझ लें, तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अफसोस की बात है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वो सबक लेना नहीं चाहते। शायद अपने-अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए ये सब करते हैं और देश के लिए एक तरह से बहुत बड़ा नासूर, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। बहरहाल हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, बहरहाल अब कानूनी तौर पर तो डेमोक्रेसी है। इलेक्शन हुआ, जैसा भी हुआ हमारे सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन ने किसी शिकायत पर कोई काम नहीं किया, ये भी हमें मालूम है। तो बहरहाल जो आपने बताया कि ये एक तरह से डिक्टेटर हुकूमत बन रही है और इजराइल के बताए हुए रास्ते पर चल रही है और अपने 80% किसानों को, 80% तो जब मैं कहता हूं बल्कि 100% इसलिए कि जो किसानों का पैदा जी। किया हुआ अनाज खाते हैं वो 100% लोग खाते हैं। जो लोग किसानों के खिलाफ भी बोल रहे हैं वो भी उन्हीं के खेतों से पैदा किया हुआ अनाज रोजाना रोटी खा रहे हैं। उनको एक तरह से शर्म नहीं रही कि वो किसानों के मसाइल को समझें और मुल्क के लिए बेहतर कुछ करें। बहरहाल ये सभी के लिए सोचने, समझने, गौर करने का वक्त है। ये भी समझने का वक्त है कि अब टिकैत ने जिस तरह से कहा है कि अभी तो हम कानून की वापसी की बात कर रहे हैं, अब ये नौजवान अगर गद्दी वापसी की बात करने लगे तो क्या होगा? तो ये बहरहाल गौर करने, सोचने समझने की जरूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहुत तस्लीम शुक्रिया, रहमानी साहब। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।